हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक पॉल। मेरे इंट्रोडक्शन टू एडवांस एक्सेल या इंट्रोडक्शन टू एक्सेल की सीरीज़ में आज मैं एक और ट्यूटोरियल वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के सामने, जिस ट्यूटोरियल का इम्प्लीमेंटेशन हम कर रहे हैं यूजिंग लॉजिकल फंक्शंस। अब लॉजिकल फंक्शंस जब हम यूज़ करते हैं तो जहाँ पे हमारे पास ऐसा एक फंक्शन इम्प्लीमेंट हो रहा है जहाँ हम लॉजिक बिल्डअप करने का काम कर रहे हैं, और इस लॉजिकल फंक्शन में हमारे पास इम्प्लीमेंट होता है एक फंक्शन विच इज़ कॉल्ड इफ़। तो आज हम इफ़ फंक्शन के बारे में जानेंगे। नॉर्मली हम जब कभी भी कोई भी फंक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं, लाइक मैं सम का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ तो सम मुझे यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स प्रोवाइड करता है। सेम ऐसे ही अगर मैं काउंट इफ का फंक्शन यूज़ करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स दिखाता है। तो इसी तरह से इफ़ के अंदर भी हमारे पास कुछ पैरामीटर्स प्रोवाइडेड होते हैं, लाइक लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ट्रू एंड वैल्यू फॉल्स। तो अब बेसिकली ये पैरामीटर्स क्या काम करते हैं या इफ फंक्शन किस तरीके से हमारे पास लॉजिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है, वही आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि कभी आपको किसी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना है अपने किसी प्रोग्राम के अंदर या अपने किसी कैलकुलेशन के अंदर, और वो लॉजिक बिल्डअप नहीं कर पा रहा, तो उस लॉजिक बिल्डिंग के लिए हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इफ़ का फॉर्मूला। तो अगर आप चाहते हो कि अपने एप्लीकेशन या अपनी कैलकुलेशन के अंदर उस लॉजिक को यूज़ करना चाहते हो, तो इफ़ का फॉर्मूला आपको आना बहुत ज़रूरी है। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लाइक मैंने जैसे अभी दिखाया कि इफ़ का फंक्शन हम जब भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसके अंदर आता है हमारे पास एक लॉजिकल टेस्ट, एक वैल्यू इफ़ ट्रू और एक वैल्यू इफ़ फॉल्स। ये तीन अलग अलग पैरामीटर्स को यूज़ करता है। अब ये तीन अलग अलग पैरामीटर्स क्या होते हैं या कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, हम इनको थोड़ा सा फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं कुछ अलग अलग पार्ट्स के अंदर, और हर एक पार्ट को इंडिविजुअली समझते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसके अंदर जो हमारे पास आता है विच इज़ कॉल्ड लॉजिकल टेस्ट। अब लॉजिकल टेस्ट हमारे पास परफॉर्म किया जाता है किसी एक चीज़ के साथ जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब ये लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? नॉर्मली हम मैथ्स में हम पढ़ते हैं कुछ ऐसे साइंस जिसकी वजह से हमारे पास लॉजिक बिल्डअप होता है, जिसका आंसर हम आइदर ट्रू या फॉल्स में रिट्रीव कर रहे होते हैं, जिसका आंसर हमारे पास या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, या सिंपल वर्ड्स में हम बोले तो हाँ या ना में जवाब हो रहा होता है। ऐसे ऑपरेटर्स को जब हम मैथ्स में यूज़ करते हैं तो हम इनको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। सेम वही लॉजिकल ऑपरेटर्स या कुछ वैसे ही लॉजिकल ऑपरेटर्स हम एक्सेल के अंदर भी यूज़ करते हैं ताकि अपने लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर सकें। लाइक एक एग्जांपल के साथ मैं इसको दिखाता हूँ कि अगर मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट नंबर क्या सेकंड नंबर के इक्वल है या नहीं, मतलब मैं इक्वालिटी चेक कर रहा हूँ, और इक्वालिटी को चेक करने के लिए मैं यहाँ पे एक लॉजिक बिल्डअप कर रहा हूँ। तो फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है इक्वल से, और मैं लॉजिक दे रहा हूँ उसको कि क्या फर्स्ट सेल दैट मीन्स B5 की वैल्यू इक्वल है C5 की वैल्यू से। अब मैं यहाँ पे उसको लॉजिक बिल्डअप कर रहा हूँ कि अगर दोनों इक्वल हैं तो मुझे आउटपुट दे देगा ट्रू, और अगर इक्वल नहीं है तो मुझे आउटपुट दे देगा फॉल्स। तो जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लाइक दोनों वैल्यूज सेम नहीं है, तो इसलिए मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है? फॉल्स। सेम ऐसे ही अगर मैं दोनों वैल्यूज इक्वल कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे पास आउटपुट अपडेट हो जाएगा इनटू ट्रू। तो ऐसी सिचुएशन में हमने यहाँ पे इक्वालिटी को चेक करने के लिए एक ऑपरेटर का यूज़ किया, दैट इज़ इक्वल साइन। तो अब इस इक्वल साइन को मैं कह सकता हूँ कि ये हमारा एक ऑपरेटर है जो इक्वल्स को चेक करने का काम कर रहा है। सेम ऐसी अगर मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ कि फर्स्ट वैल्यू दूसरी वैल्यू से छोटी है या नहीं, तो हमारे पास एक ऑपरेटर यूज़ होता है, दिस इज एंगल ब्रैकेट, और इसको हम यूज़ करते हैं फॉर लेस देन। अब आप इसको मैथ से रिलेट कर पा रहे होगे क्योंकि आप मैथमेटिक्स में भी सेम इसी टाइप के ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। अगर आप इस साइन को यूज़ करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। एंगल ब्रैकेट का साइन जिसमें हम ग्रेटर देन को कंपेयर कर रहे हैं। अदरवाइज कई बार ऐसा होता है कि मुझे दो लॉजिक बिल्डअप करने होते हैं, या तो वो लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, दैट मीन्स लेस देन और इक्वल्स टू, या ग्रेटर होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए, तो हम यूज़ करते हैं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। या कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, जहां हम नेगेटिव क्वेश्चन जनरेट कर रहे हैं, तो हमारे पास एक ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ होता है विच इज़ कॉल्ड नॉट इक्वल्स टू, कि जब बराबर नहीं है।
तो नेगेशन साइन को जनरेट करने का काम करते हैं दो एंगल ब्रैकेट्स एक दूसरे को फेस करते हुए। तो बेसिकली ये अलग अलग ऑपरेटर्स हमारे पास हेल्प करते हैं। सेम इसी टाइप के एग्जांपल के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी यहाँ पे कि लाइक इन दो वैल्यूज़ को अगर मैं चेक कर रहा हूँ कि फर्स्ट वैल्यू इज़ लेस देन सेकेंड वैल्यू। अब बेसिकली हमारे पास ये काम कैसे करता है, ये काम करता है हमारे पास कुछ इस तरीके से, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2। तो यहाँ पे जब भी ऑपरेंड्स कंपेयर किए जाएंगे तो ऑपरेंड्स कंपेयर करता है फर्स्ट ऑपरेंड को सेकंड ऑपरेंड से। फर्स्ट ऑपरेंड या सेकंड ऑपरेंड को हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि लाइक जहाँ हम ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं तो उसकी दो अलग अलग वैल्यूज़ को यूज़ करेगा। ऑपरेंड 1 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू और ऑपरेंड 2 मीन्स राइट हैंड साइड वैल्यू। अब ये लेफ्ट और राइट किसका होगा, ऑपरेटर का। तो जो भी मैं ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ करने लगा हूँ उस ऑपरेटर के लेफ्ट साइड की वैल्यू को ही हमेशा राइट साइड की वैल्यू के साथ कंपेयर करता है। तो ऐसा करने के लिए अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, अगेन फॉर्मूला है तो मैं इक्वल्स टू का साइन यूज़ करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं कंपेयर करूँ कि B6 की वैल्यू लेस है C6 से। अगर ऐसा है दैट मीन्स मैं क्या कंपेयर कर रहा हूँ, ऑपरेंड 1 की वैल्यू लेस देन ऑपरेंड 2। अगर ऐसा है तो मुझे आउटपुट देगा ट्रू, अदरवाइज मुझे आउटपुट देगा फॉल्स। क्योंकि अब वैल्यू लेस नहीं थी तो इसलिए मुझे फॉल्स दे रहा है, लेकिन अगर वैल्यू लेस होगी तो मुझे आउटपुट क्या दिखाएगा, ट्रू। दैट मीन्स कि B6 की वैल्यू C6 की वैल्यू से लेस है। सेम ऐसे ही अभी मैं यहाँ पे B6 की वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा हूँ और मैं चेक करना चाहता हूँ कि वेदर ऑपरेंड 1 वैल्यू इज ग्रेटर देन ऑपरेंड 2। तो ऐसा करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा B6 ग्रेटर देन C6। तो मैं ग्रेटर देन का साइन यूज़ कर रहा हूँ ताकि वो ग्रेटर है तो मुझे आउटपुट दिखाए। या फिर कई बार ऐसा होता है कि मुझे दोनों चीज़ें चेक करनी है, अगर ग्रेटर है तो भी मुझे ट्रू दिखाए, अगर इक्वल है तो भी मुझे ट्रू दिखाए। दैट मीन्स ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, मैं दोनों चीज़ों को यूज़ करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा B6 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू C6। या तो ग्रेटर होने पर मुझे ट्रू दिखाएगा या फिर इक्वल होने पर मुझे ट्रू दिखाएगा। लेकिन अगर वैल्यू लेस हो जाएगी ऑपरेंड 1 की तो फॉल्स कर देगा। सेम विद लेस देन इक्वल्स टू, तो मैं जब यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ B6 इज लेस देन और इक्वल्स टू C6, तो अगर वैल्यू लेस है तब मुझे ट्रू दिखाएगा, या फिर वैल्यू अगर इक्वल है तो मुझे ट्रू दिखाएगा। तो दिस इज़ द बेसिक लॉजिक बिहाइंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, या जिनको हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यहाँ पे कह रहे हैं, इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। अब इस लॉजिकल टेस्ट की हेल्प से हमें पता लग रहा है कि जब भी हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे तो हमारे पास आउटपुट कैसा आएगा, ट्रू या फॉल्स के फॉर्मेट में। इसको हम बोलते हैं बूलियन फॉर्मेट, आइदर ट्रू और फॉल्स। और इफ़ का फॉर्मूला इसी लॉजिकल टेस्ट के ऊपर काम कर रहा है। दैट मीन्स जब भी मैं लॉजिकल टेस्ट को बिल्डअप करूंगा तो मेरे पास आउटपुट दो फॉर्मेट में आएगा, आइदर ट्रू या फिर फॉल्स। अब अगर आंसर ट्रू है तो ट्रू होने पर मुझे क्या आउटपुट लाना चाहिए या क्या डिस्प्ले करवाना है, वो वैल्यू मैं पहले पैरामीटर में पास करूंगा। लॉजिकल टेस्ट के बाद जो हमारे पास पैरामीटर आ रहा है वहाँ पे मैं उस वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा। लेकिन अगर लॉजिकल टेस्ट फॉल्स हो जाता है तो फॉल्स होने पर क्या काम करना चाहिए, उसको मैं थर्ड ऑपरेंड या थर्ड पैरामीटर के अंदर डिस्प्ले करवाऊंगा। तो इस बेसिक रूल को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ताकि आउटपुट को जनरेट कर सकें। लेट्स से मुझे स्टूडेंट का रिजल्ट जनरेट करना है और रिजल्ट बिल्डअप कर रहा हूँ मैं बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट। और परसेंटेज अगर हमारे पास है 0% से 32% तक तो मैं चाहता हूँ उसको शो करे फेल है, या 33% से 100% तक मार्क्स हैं तब उसको शो करे कि वो पास है। अब इसी टाइप के क्राइटेरिया को मैं यूज़ करना चाहता हूँ एक आउटपुट के अंदर। तो मैं इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल या छोटा सा सैंपल यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ जिसमें मैं स्टूडेंट का नेम, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स अरेंज कर रहा हूँ और उसका टोटल और एवरेज कैलकुलेट कर रहा हूँ। एवरेज इसलिए क्योंकि हम उसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही चेक करने वाले हैं कि उसको हम पास डिक्लेयर करें या फेल। ऐसा करने के लिए मैंने एक स्टूडेंट को नेम दिया, स्टूडेंट को सब्जेक्ट वाइज मार्क्स प्रोवाइड करे और उसका टोटल कैलकुलेट करा। टोटल कैलकुलेट करने के साथ साथ मैं यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करूँगा स्टूडेंट की।
तो यहाँ पे हमारे पास एवरेज आ रही है 68.5, जिसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, रिजल्ट। अब रिजल्ट इंप्लीमेंट करने के लिए अगेन मैं इफ़ का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करने लगा हूँ, तो इक्वल्स टू इफ़। अब लॉजिकल टेस्ट हमारे को जो बिल्डअप करना है वो लॉजिक टेस्ट बिल्डअप होगा एवरेज के अकॉर्डिंग। तो एवरेज का सेल एड्रेस है G17, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा G17। अब मुझे कंपेयर करना है कि या तो इसकी वैल्यू ग्रेटर या इक्वल होनी चाहिए 33 के। अगर ऐसा है तो मुझे एक टेक्स्ट शो करना है पास। तो टेक्स्ट है इसलिए मैं इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहा हूँ पास। अदरवाइज वैल्यू फॉल्स में मैं चूज़ कर रहा हूँ फेल। ये भी एक टेक्स्ट है तो इसलिए मैं इसको भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखूंगा एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो मेरे पास शो कर रहा है कि ये एवरेज इज 68.5, दैट मीन्स पास। अभी हम फिलहाल अजय को फेल कर देते हैं। तो अगर मैं उसके मार्क्स को चेंज करूंगा, एवरेज 27.5 हो गई और स्टूडेंट ऑटोमेटिकली फेल शो करने लगा। क्लियर है? अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि जब कभी भी हम ऐसी एक टेबल बना रहे हैं तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारे लॉजिकल टेस्ट के अंदर कंडीशन क्या होनी चाहिए। इस कंडीशन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक बिल्कुल सिंपल सा रूल है, बिल्कुल आसान तरीके से हम इसको समझेंगे कि जब भी मुझे इसी टाइप के डेटा को अरेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उस डेटा को अरेंज करने के लिए अपने डेटा को कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। लाइक दिस इज़ माई फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज़ माई सेकेंड कॉलम। तो अगर मैं फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग कंपेयर कर रहा हूँ तो ऐसा करने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटे से ग्राफ के थ्रू मैं इसको समझाता हूँ। तो मैं एक शेप इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पे एरो के थ्रू कि जब भी मैं 33 और 0 वाले कॉलम को यूज़ करूँगा तो मैं हायर वैल्यू से लेस वैल्यू की तरफ इंक्रीज करूँगा लाइक दिस। तो एरो हमारे पास जा रहा है डाउन से अप की तरफ, या हम कह सकते हैं हायर वैल्यू से लेस वैल्यू की तरफ। और जब भी मैं ऐसा कंपैरिजन करूँगा अपने फर्स्ट कॉलम के थ्रू तो मैं यहाँ पे एक साइन यूज़ कर रहा हूँ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो मैं इस साइन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा एवरेज को चेक करने के लिए, और इसके साथ साथ मैं जो सबसे पहली वैल्यू अपीयर हो रही है मैं सिर्फ उसको ही अपने लॉजिक में इम्प्लीमेंट करूँगा। जैसा कि मैं यहाँ पे परफॉर्म कर भी रहा हूँ कि जब मैं फॉर्मूला में यूज़ कर रहा हूँ G17 जिसके अंदर एवरेज आ रही है उसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन के साथ, जो साइन मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, प्लस साथ में वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ मैं 33। ये वो वैल्यू है जो मेरे कॉलम के अंदर सबसे हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है, और इसी वैल्यू के थ्रू वो आइडेंटिफाई करेगा। और अगर ये वैल्यू ट्रू होती है दैट मीन्स इस पूरे लॉजिकल टेस्ट का आउटपुट अगर हमारे पास ट्रू होता है तो ट्रू होने पर जो वैल्यू आनी चाहिए दैट मीन्स अगर 33 to 100 है तो हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए पास। तो मैंने उसी पास वैल्यू को यहाँ पे जनरेट किया, और अगर उसकी वैल्यू नहीं मैच करती दैट मीन्स इफ़ इट इज़ फेल तो ऑटोमेटिकली मेरे पास शो करेगा फेल। तो इस टाइप के कैलकुलेशन से मैं इजीली अपने इफ़ को इम्प्लीमेंट कर पाऊँगा। अब इसी को अगर मैं थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्मेट में अगर यूज़ करता हूँ, मैं सेम फॉर्मेट यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे एक शेप और इंसर्ट करके। अगर मैं एरो को यूज़ कर रहा हूँ कुछ इस फॉर्मेट में, सेकंड कॉलम के फॉर्मेट पे मैं लेके चल रहा हूँ, और मैं इसको इस तरीके से लेके चल रहा हूँ कि ये स्मॉल वैल्यू से हायर वैल्यू की तरफ जा रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन में मैं यहाँ पे साइन यूज़ करने वाला हूँ लेस देन इक्वल्स टू, और जो उसकी नियर बाय वैल्यू दैट मीन्स 32 इस वैल्यू को मैं यूज़ करूँगा, और अगर ऐसा ट्रू होता है तो उसके सामने की वैल्यू डिस्प्ले करवा सके। तो अगेन मैं दोबारा से एक फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रहा हूँ इफ़ एवरेज इज लेस देन इक्वल्स टू, तो मैं अब साइन यूज़ कर रहा हूँ 32, और अगर ऐसा होता है तो ऐसा होने पर वो फेल शो करे क्योंकि वैल्यू अगर लेस देन या इक्वल्स टू 32 है तो दैट मीन्स फेल, और अगर ऐसा नहीं है तो वैल्यू फॉल्स में मैं चूज़ कर लूँगा पास। अब ऐसा करने से जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा तो मेरे पास आउटपुट दोनों में सेम आएगा। दैट मीन्स आइदर मैं फर्स्ट कॉलम के रूल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करूँ या मैं सेकंड कॉलम रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करूँ, दोनों ही तरीके से आउटपुट मेरे पास बिल्कुल एक्यूरेट सेम आने वाला है। जैसे ही सब्जेक्ट के मार्क्स चेंज होंगे उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट की रिजल्ट वैल्यू भी चेंज होती रहेगी।
अब ये बहुत इजी फॉर्मेट हो जाता है हमारे पास, स्पेशली तब जो हमारे पास सिर्फ दो ही कंडीशंस हैं सिचुएशन को चेक करने के लिए, आइदर पास और फेल। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ दो कंडीशन नहीं है, दो से ज़्यादा कंडीशंस हो सकती हैं। ऐसी सिचुएशन में भी हम इफ़ को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इफ़ के अंदर हमें क्या करना होगा, इफ़ के अंदर हमें फॉर्मूलाज को मिक्स करना पड़ेगा, फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला का इम्प्लीमेंटेशन। अब ऐसा करने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मेट और यूज़ करने लगा हूँ। लाइक मेरे पास यहाँ पे 0% से 32% के लिए एक ग्रेड है, 33% टू 59% के लिए भी मैं एक ग्रेड देना चाहता हूँ, और 60 टू 100% के लिए भी मैं एक ग्रेड दे रहा हूँ। अब यहाँ पे तीन अलग अलग क्राइटेरियाज हैं हमारे पास, और इन तीनों क्राइटेरियाज को मैं चाहता हूँ कि अपने इफ फॉर्मूला में इम्प्लीमेंट करूँ। लेकिन हमारे पास इफ के फॉर्मूला में क्या सिचुएशन थी कि वैल्यू ऑफ ट्रू और वैल्यू ऑफ फॉल्स, सिर्फ दो ही चॉइसेस थी। तो अब तीसरी चॉइस कहाँ आएगी, तीसरी चॉइस आएगी उसके नेस्टिंग फॉर्मेट के अंदर। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है हमारे पास इम्प्लीमेंट करना, कि अगेन मैं उसी फॉर्मेट को यूज़ करूँगा जैसा मैं अभी पहले कॉलम के रूल में यूज़ कर रहा था। दैट मीन्स हायर वैल्यू से लेस वैल्यू की तरफ मैं कैलकुलेशन करना शुरू करूँगा। तो मैं इसको फिर से एक एरो के साथ आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि दिस इज़ माई हायर वैल्यू एंड दिस इज़ लोवेस्ट वैल्यू। तो मैंने एक एरो जनरेट करा यहाँ पे हायर से लेस की तरफ जाता हुआ। अब इसमें मैं साइन यूज़ करने वाला हूँ, सेम साइन, दैट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू। और इसके अंदर अगर मैं साइन को यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास, जैसे हमने फर्स्ट फॉर्मूला में 33 यूज़ करा था, 0 का यूज़ नहीं करा था, मीन्स लास्ट वैल्यू का यूज़ नहीं करा था। तो सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे 60 और 33 का यूज़ करूँगा, लेकिन लास्ट वैल्यू दैट मीन्स 0 का यूज़ नहीं करूँगा, और उसके साथ फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करूँगा। अब ऐसा करने के लिए मुझे फॉर्मूला के तीनों लॉजिक्स पता होने ज़रूरी हैं कि मुझे क्या क्या बिल्डअप करना है, एक लॉजिकल टेस्ट, एक वैल्यू ऑफ ट्रू और एक वैल्यू ऑफ फॉल्स। तो मैं इन्हीं तीन चीज़ों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ कि इफ़ पहला लॉजिकल टेस्ट मैं यहाँ पे बिल्डअप कर रहा हूँ जो कि 60 के साथ होना चाहिए, तो मैंने यूज़ करा G17 जहाँ पे एवरेज आ रहा है, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्योंकि यही साइन मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो पहली कंडीशन है मेरे पास 60। तो ये हो गया हमारा पहला लॉजिकल टेस्ट, फर्स्ट लॉजिकल टेस्ट। इफ़ दिस लॉजिकल टेस्ट इज़ ट्रू, तो इस लॉजिकल टेस्ट से मैच होने पर क्या आना चाहिए, ए ग्रेड। तो मैं इसलिए इन्वर्टेड कॉमास में लिखूंगा ए। और वैल्यू फॉल्स अगर नहीं मैच करता तो कॉमा के बाद मुझे देना है वैल्यू फॉल्स। दैट मीन्स अगर पहली कंडीशन ट्रू नहीं हो पाती है तब मुझे क्या करना है, अगर पहली कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो मुझे उसको दोबारा चेक करना पड़ेगा, दोबारा से देखना पड़ेगा कि ये सही से काम कर पा रहा है या नहीं, या किसी और कंडीशन पे चेक करना चाहिए। तो एक और कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए मैं फिर से इफ़ का स्टार्ट कर रहा हूँ। अब फिर से इफ़ शुरू कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स इफ़ शुरू होते ही सबसे पहली रिक्वायरमेंट उसकी क्या होगी, एक और लॉजिकल टेस्ट। अब यहाँ पे मैं दूसरा लॉजिकल टेस्ट उसको प्रोवाइड करूँगा, फिर से मैं चेक करूँगा कि जो मेरे पास एवरेज आ रही है G17 के अंदर, क्या वो सेम फॉर्मेट ग्रेटर देन इक्वल्स टू से मैच होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन दैट मीन्स 33, तो मैं इस 33 को यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16 नहीं है तब दोबारा चेक करें और बताएं कि क्या वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33 है, और अगर ऐसा है तो वैल्यू ऑफ ट्रू 33 के सामने हमारे पास वैल्यू आ रही है दैट इज b। तो मैं यहाँ पे दोबारा से b को प्रोवाइड करूँगा, और वैल्यू ऑफ ट्रू प्रोवाइड करने के बाद कॉमा देते ही मेरे पास एक और रिक्वायरमेंट आ रही है वैल्यू ऑफ फॉल्स। अगर ऐसा नहीं है तो मेरे पास कोई और लॉजिक यहाँ पे अब अवेलेबल नहीं है। दैट मीन्स 60 हो चुका है, 33 हो चुका है, लास्ट सेल हमने यूज़ करना नहीं है, तो दैट मीन्स हमारे पास कोई और कंडीशन नहीं है। तो फॉल्स होने पर क्या होने वाला है, अपने आप हमारे पास C शो कर दे। दैट मीन्स अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 भी नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33 भी नहीं है, दैट मीन्स फिर सबसे लास्ट ऑप्शन उसके पास अवेलेबल होगा। तो उस लास्ट ऑप्शन को मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब ब्रैकेट क्लोज करूँगा तो मैं यहाँ पे पहले ब्रैकेट को एंड कर रहा हूँ, दैट मीन्स इनर इफ हमारे पास क्लोज हो गया। और उसके बाद मैं एक बार और ब्रैकेट इम्प्लीमेंट करूँगा, दैट मीन्स आउटर इफ एक बार और क्लोज हो गया। अब सेम इसी फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो हमने स्टार्टिंग के ट्यूटोरियल्स में देखा कि हमारे पास जब भी ब्रैकेट का इम्प्लीमेंटेशन होगा तो हम बॉडमास रूल का यूज़ करेंगे। तो सेम वही बॉडमास रूल मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, और
एंटर प्रेस कर रहा हूँ। ऐसा करने पर उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे आउटपुट जनरेट करा कि 71.5% एवरेज है, दैट मीन्स ए ग्रेड। एक बार हम दोबारा से इसी फॉर्मूला को देखते हैं तो इसको हम डेमोस्ट्रेट करते हैं कि इफ़ के अंदर 3 कंडीशंस होती हैं, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू इफ फॉल्स। तो लॉजिकल टेस्ट वो चेक कर रहा है पहली कंडीशन में कि अगर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 है तो ट्रू होने पर आना चाहिए ए, और फॉल्स होने पर दोबारा उसको सारा कुछ चेक करना चाहिए। लेकिन उसी कंडीशन के अंदर हमने एक और कंडीशन बिल्डअप करी है, लॉजिकल टेस्ट, जो कि चेक कर रहा है कि वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33 होनी चाहिए। अगर ये ट्रू है तो बी ग्रेड, और अगर ट्रू नहीं है तो सी ग्रेड। तो इस टाइप से हमारे पास कंडीशन को चेक कर रहा है और हमारे पास आउटपुट जनरेट कर रहा है। तो अब अगर मैं वैल्यूज़ में कुछ भी चेंजेस करता हूँ, लाइक मैं एवरेज मार्किंग करता हूँ या बिलो एवरेज मार्किंग करता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप ग्रेड को चेंज करता जाएगा। सेम अगर मैं इसी फॉर्मेट को दूसरे कॉलम के रूल के फॉर्मेट पे अप्लाई करता, लाइक सेकंड कॉलम रूल के अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ दोबारा से, तो मैं फिर से एक एरो के थ्रू इसको डेमोस्ट्रेट करता हूँ कि यहाँ लेस वैल्यू से हायर वैल्यू की तरफ हमारे पास कैलकुलेशन जा रहा है। सेकंड कॉलम रूल में सिंबल हमारे पास यूज़ होगा लेस देन इक्वल्स टू, और इस लेस देन इक्वल टू के बाद मैं इसी फॉर्मेट में इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो अगर G17 की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 32 है, 32 मीन्स उसकी नियरेस्ट वैल्यू, अगर ऐसा है तो हमारे पास सी ग्रेड आएगा जो 32 से मैच होने पर आना चाहिए। नहीं तो दोबारा इफ स्टार्ट करेंगे, फिर से चेक करेंगे G17 की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 59 होनी चाहिए, और अगर ऐसा है तो हमारे पास शो करे ग्रेड बी, अदरवाइज ग्रेड ए। अब मैं इनर और आउटर दोनों इफ्स को क्लोज करूंगा एंड देन एंटर। आउटपुट इज सेम, हमारे पास सेम टाइप का आउटपुट जनरेट करेगा। सो आई होप गाइस कि आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि इफ़ का फॉर्मूला हमारे पास कैसे काम कर सकता है, किस तरीके से लॉजिक बिल्डअप कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कोई सजेशंस या कुछ क्वेरीज़ हैं जो आप पूछना चाहते हैं मुझसे, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का रिस्पॉन्ड बैक कर दूंगा उसी पे ही। और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले जितने भी और वीडियोस हैं उनके बारे में पता लगता रहे और आप और डिटेल में उनको सीख पाएँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।